हम लोग बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब है ये बताएगा कि रेट किस चीज पर डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है। तो फिर से हम लोग एक बेसिक रिएक्शन लेते हैं। अभी हम लोग क्या निकाले कि रिएक्शन का रेट और एक पर्टिकुलर स्पीशीज के रेट में क्या रिलेशन है, क्या संबंध निकाले। अब ये बताएगा कि रेट किस चीज पे डिपेंड करता है, रेट किससे बढ़ेगा किससे घटेगा, या रेट कैसे आता है कि रिएक्शन का रेट किस चीज से, प्रोडक्ट से बढ़ेगा कि रिएक्टेंट से बढ़ेगा कि टेम्परेचर से बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा बताना है। लॉ ऑफ मास एक्शन सुना है? सुना होगा। तो याद है वो क्या बोलता था कि एक जो रेट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिएक्शन नहीं लिखे हम, सॉरी, वही रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग अपना पुराना A प्लस B गिव्स C, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसका रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A to the power alpha, basically activity of A to the power alpha into activity of B to the power beta। ये लॉ है, ये लॉ फैक्ट है कि ऐसा होता है। लॉ क्या बोलते हैं कि द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द रिएक्टेंट्स raised to the power of some experimentally determined quantities alpha and beta। ये एक लॉ है। लॉ मतलब समझ में आता है, जो फैक्ट है ऐसा ही होता है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। तो ये एक लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन से आया है। दिस इज फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। अब बेसिकली इससे हम लोग क्या डिड्यूस हम लोग कर सकते हैं कि जो रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट ज्यादा लिए तो रेट कम भी हो सकता है। अल्फा बीटा नेगेटिव हो तो अल्फा बीटा नेगेटिव तो रेट कम हो सकता है। तो जो भी है, हाँ, कंसंट्रेशन रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर सपोज करो, हाँ ठीक है, आ रहे बाबा, सपोज करो कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे है किसका है, तुमको रिएक्शन कराना, कोई रिएक्शन बोलो, ठीक है वो कराना है। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब छोटा ही वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स है। अब एक रिएक्शन होता है कैसे, रिएक्शन होने के लिए इसको और इसको भिड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये लोग एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रीच करेंगे और फिर फाइनली लोग प्रोडक्ट्स देगा। और इसको भिड़ने के लिए एक रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन, कि इसी ओरिएंटेशन में भिड़ेगा तब वो प्रोडक्ट्स बनेगा, और एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। ये लास्ट में पढ़ेंगे, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है वो। तो मिनिमम एनर्जी और एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन चाहिए। तो जरूरी नहीं है हर भिड़ने वाले एटम्स में ओरिएंटेशन और एनर्जी हो। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, P प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए एक छोटा स्पेस में ही तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन का रेट बढ़ गया, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा। ये हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी, लास्ट में है, छोटा सा टॉपिक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड और जो लॉ है वो फील भी हो रहा है कि हाँ इससे रेट बढ़ेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स A टू द पावर अल्फा B टू द पावर बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा प्यार है, इट इज अल्फा एंड बीटा आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटीज। क्या है आएंगे। तो K क्या हो गया, K को हम लोग बोलेंगे रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। K को क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट, ठीक है। K इज व्हाट, रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं द जनरल रेट एक्सप्रेशन। ये रेट का एकदम जनरल एक्सप्रेशन है। इंटीग्रेशन सबको आता है, हाँ ठीक है। ये बताना है x dx इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, अच्छा, और ये आता है ना, बस ठीक है, इतना ही चाहिए। अभी जो K किस पे डिपेंड करेगा, कैसा रिएक्शन और इस पे। K इज डिपेंडेंट ऑन रिएक्शन, अलग रिएक्शन के अलग K। जैसे इक्विलिब्रियम में पढ़े थे ना, हर रिएक्शन का अलग अलग K होता है, ऐसे ही K इज रिएक्शन डिपेंडेंट, और वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, उस पे आएंगे, ठीक है। हाँ नहीं, प्रेशर पे नहीं करता। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
the product of the activities of the reactants raised to the power of some experimentally determined quantities. It can be mathematically stated as follows. ठीक, लिख लो. Where K is known as, मत लिखना, ऐसे बना देना, ठीक है, आता है. Where K is the rate constant और specific reaction rate. Specific reaction rate का मतलब क्या है? जब concentration इसका और इसका दोनों का 1 हो, तब rate क्या होगा? वो K होगा. When concentration of the reactants is equal to unity, तो rate क्या होगा? K. इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. तो K को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं और K को कभी कभी वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं. अल्फा को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A. बीटा को बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, और अल्फा प्लस बीटा को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अल्फा और बीटा को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और ये जो ऑर्डर है ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है जो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा. तो क्लियर बात दिख रहेगी, जो रिएक्शन का ऑर्डर उसके हिसाब से उसका रेट आएगा. और वो ऑर्डर कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा कि हाँ ये रिएक्शन इतना फास्ट जाता है, इसका मतलब इसका ऑर्डर ऐसा कुछ होगा. ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन लिखो. A plus B reacts to form C. On doubling the concentration of A, the rate of reaction is doubled. On doubling the concentration of A, the rate of reaction is doubled. On doubling the concentration of both A and B, the rate of reaction still doubles. Find alpha, beta and the overall order. हो गया? कंसेंट्रेशन डबल की है. B जब A को डबल किया ना, B को उतना ही रखे, तो डबल करने से डबल हो रहा है. इसका मतलब क्या? ये क्या है? 1. दोनों को डबल किए तो भी डबल ही हो रहा है. इसके वजह से 2 का चेंज आया ही आया. उसके लिए कुछ चेंज आना चाहिए था बट नहीं आया. वो कब होगा? जब वो 0 हो. अगर ये 1 होता तो डबल करने से 4 गुना हो जाता. 2 होता तो डबल करने से 8 गुना हो जाता ओवरऑल रेट. ये 0 है, इसका मतलब डबल करो, ट्रिपल करो, जो करो ये तो 1 का 1 ही रहेगा. एनीथिंग रेज्ड टू द पावर ऑफ 0 इज 1 एक्सेप्ट. हाँ, ठीक है, क्लियर है ये फंडा? ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? 2 + 0 सॉरी 1 + 0 1. तो ऑर्डर बहुत जरूरी क्वांटिटी है रिएक्शन का रेट पता करने के लिए, रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी करने के लिए. बात समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा. रिएक्शन का पार्ट है बट उसका कंसंट्रेशन पे वेरी नहीं कर रहा. करेंगे ऐसा रिएक्शन आएंगे, ऐसा रिएक्शन में आएंगे. क्यों डिपेंड नहीं करता? कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा. सबका थ्योरी की इसमें क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, इसमें क्यों कर रहा है. ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ, बी का कुछ कंसंट्रेशन है बट रेट जो है उस पर डिपेंड नहीं कर उसका कंसंट्रेशन पे. उसका कंसंट्रेशन बढ़े घटे रेट में फर्क नहीं पड़ेगा. रिएक्शन का एक रेट होता है ना, ओवरऑल एक रेट है, तो वो ओवरऑल ऑर्डर, वो ओवरऑल स्पीड रेट बताता है. उसका क्यू पे भी डिपेंड कर रहा है. कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कितना बदलेगा वो करेगा. ओवरऑल जानना जरूरी है कि ठीक है ये थर्ड ऑर्डर है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑर्डर की, इस पर डिपेंड ही नहीं करता. तो उसका फिर जो 0 ऑर्डर है उसका एक अलग से मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि हाँ ये इस पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि रेट कंसंट्रेशन डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है. ऐसा सोचो ना, ऐसा सोचो कि एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वो तो होल्ड करेगा हमेशा. जो रेट है वो ए का कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा. अरे रेट तो सेम ही होगा, रेट का वेलोसिटी तो वही रहेगा. ऐसा सोचो कि एक के नहीं कर रहा है, वो बोल बी का कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं, बट बी चेंज तो हो रहा है. बी का कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा, बी चेंज तो हो रहा है ना. बी घट रहा है बट रेट जो है बी का घटने का रेट वो डिपेंड नहीं करेगा कि बी कितना घटा, कॉन्स्टेंटली घटे जा रहा है. तुम्हारा गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, तुम ब्रेक दबा रहे है बट रुक नहीं रहे, बट चल तो रहा है गाड़ी अभी भी. तुम ब्रेक दबा रहे है, बी चेंज हो रहा है बट डिपेंड ही नहीं करेगा कि तुम कितना भी ब्रेक दबा दो, उसी रेट से जा रहे हैं. बी फॉर ब्रेक. ठीक, अल्फा 1 बीटा 0. ए को डबल किए तो रेट भी डबल हो गया, तो इसको 2 गुना किए, ये भी 2 गुना. इसका मतलब क्या? ये 1 है. ठीक है, अभी हम लोग बात किए किसका? एक्टिविटी का. एक्टिविटी हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े थे. एक्टिविटी के बारे में क्या क्या बताए थे? गैसियस कंपोनेंट के लिए एक्टिविटी क्या लेते हैं? उसका पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी. पता है सब बात? तो ये सब याद कर लो. एक्टिविटी गैसियस के लिए क्या लेते हैं? पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन, मोलैरिटी. ठीक है. सॉलिड के लिए 1. सॉलिड के लिए क्या लेते हैं? 1. और
लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एक्टिव है जो लिक्विड, मतलब एक्वस फेज में जो है, ऐसा नहीं कि रिएक्ट नहीं कर रहा, जो एक्वस लिखते हैं याद है, AQ लिखते हैं जिसके लिए L लिखे वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए मोलैरिटी, कंसंट्रेशन ब्रैकेट में मोलैरिटी, ठीक, अच्छा बात है, ये क्लियर एक्टिविटी का कहानी। अब बात करते हैं इसका K, रिएक्शन कांस्टेंट K, ठीक है, K का क्या कहानी है, K हर रिएक्शन के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, K इज अ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर एवरी रिएक्शन, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, घर बैठे नहीं बता सकते, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इसका नाम क्या है, रेट कांस्टेंट, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट, तो कंसंट्रेशन बढ़ाओ या कंसंट्रेशन घटाओ ये नहीं बदलेगा। ये कांस्टेंट किसका है, व्हाट इज, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, रिएक्शन का, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन A + B goes to C, इट डज नॉट डिपेंड कि हम A0 क्या था, A0 1 था कि A0 2 था, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा, बट साथ साथ ये सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, इट चेंजेस ओनली ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कहानी था कि इनिशियल कंसंट्रेशंस कुछ भी लो, K नहीं बदलेगा, तो ऐसे ये है, ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, उस रिएक्शन का, ये क्वालिटेटिव फैक्ट है, क्वांटिटेटिव नहीं, डिपेंड नहीं करे कि इनिशियली A कितना लिए कि B कितना लिए, ये डिपेंड करे कि कौन सा रिएक्शन है, ठीक, ये कहानी हो गई K का। तो जैसे हम लोग रेट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किए थे कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, वैसे ही जैसा रिएक्शन वैसा रेट कांस्टेंट। अगर हम लोग डिसअपीयरेंस का बात करें तो K उसका K डिसअपीयरेंस होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अब आते हैं इसमें, K क्या क्या हो सकता है, K रिएक्शन, K डिसअपीयरेंस, K अपीयरेंस। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना, जो हम लोग लास्ट लॉ लिखे थे और एक वो -1/a वो लिखे थे, वो दोनों इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट, देखो क्या लिखे थे, रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स A⁴ B⁴ ये रेट है, सॉरी B⁴ ये रेट है, और रेट का एक और एक्सप्रेशन क्या था कि रेट इज dA/dt -1/α। तो फाइनली ये हो गया कहानी कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे से डिपेंड करता है। फिर हम इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो एक कर्व मिल जाएगा कि ये टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, और उसी कर्व का ये स्लोप होगा। बाद में करेंगे, वो भी कंफ्यूज हो जाओगे। लाइन से चलते हैं। एक रिएक्शन है फिर से A + B गिव्स, ठीक है। इसके लिए रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -1/a dA/dt इज इक्वल्स टू -1/b dB/dt इज इक्वल्स टू -1/c, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिएक्शन, इसका रेट विल बी K रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इनटू A⁴ B⁴ गलत बोल रहे हैं, अभी दिखाए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका अल्फा, इसका बीटा, और एक बीच में K, तो रेट ऑफ रिएक्शन है। ये क्या है, सिर्फ ये, अच्छा सिर्फ ये क्या है, रेट ऑफ A, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, तभी सब इक्वल है। तो ऐसे लिख सकते हैं, सब इसके इक्वल हो जाएगा तो इक्वली लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऐसा होगा। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं रेट रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इसको दो टर्म में डिवाइड कर दिया, ठीक है, -1/a और dA/dt। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/a dA/dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A को ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि डिसअपीयरेंस K ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इंटू A⁴ B⁴ क्यों नहीं रहेगा B, A तो B से रिएक्ट कर रहा है ना, तो डिपेंड करेगा B का कंसंट्रेशन में कितना है। तो A तो B से कर रहा है, A डिसअपीयर क्यों हो रहा है, क्योंकि B से रिएक्ट कर रहा है,
सी तो फॉर्म बाद में होगा, इनिशियली तो कौन चालू हो रहा है? सी फॉर्म हो गया, सी थोड़ी ना इफेक्ट कर रहा है उसको। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के इंटू ए अल्फा बी बीटा, ये होता है। रिएक्शन का रेट इस पर डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ ए वो किस पे डिपेंड करेगा? ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ए का रेट क्या होगा? बाय ए टाइम्स बाय ए। ऐसा सोच लो, रिएक्शन का रेट है, ए का रेट क्या है? इसका ए टाइम्स होता है, तो ऑब्वियसली यहां भी बी आएगा। यहां पे के है, ये रिएक्शन का रेट है और ये ए का रेट है, सॉरी नीचे ए का रेट क्या होगा? हाँ इंटू ए, ठीक है एकदम एकदम इंटू ए, इंटू ए। तो जो रेट ऑफ ए है उसमें ये आ रहा है ना इससे, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि रेट ऑफ ए इज के ओ डी टाइम्स ए। ये जो टर्म था ये के ऑफ रिएक्शन था, हमको के ओ डी चाहिए कि हाँ ए का रेट कांस्टेंट क्या है, ए के लिए एक रेट कांस्टेंट ला रहे हैं, ठीक है, तो वो के ओ डी ए है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कैन बी रिटन है, ऐसे बोलो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डायरेक्टली, पहले एक एक स्टेप बाय सोचते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of the reactants raised to the power of some stoichiometric coefficient. So rate of disappearance of A directly proportional to A to the power alpha B to the power beta. इसमें क्या दिक्कत है? ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ को तुम चैलेंज नहीं कर सकते, लॉ ऑफ मास एक्शन है। ये कैसे डिपेंड करेगा? सिंस A को रिएक्ट करना है B से और B को करना है A से, तो चाहिए ना कि बी का कंसंट्रेशन क्या है और ए का क्या है। सी तो बनेगा बाद में, उससे हम लोगों को क्या मतलब, वो तो बाद में बन रहा है, वो इफेक्ट कैसे करेगा उसका कंसंट्रेशन? ज्यादा बने कम बने नहीं फर्क पड़ रहा। ए कंज्यूम किसकी वजह से हो रहा है? बी के प्रेजेंस से। ऐसा नहीं कि सी के प्रेजेंस से वो पीछे चला जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं है ये, वो बी की प्रेजेंस से कंज्यूम हो रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू के ओ डी ए। बोल सकते हैं? दिक्कत है कोई यहाँ पे? हाँ सेम रिएक्शन है ना, सेम रिएक्शन जा रहा है तो वही होगा, क्योंकि यार उसी रिएक्शन को एक हिस्सा को ले लिए कि ये किस गति से जा रहा है। क्या काटेंगे? अरे काटेंगे, रुको ना पहले, यहाँ तो तुमको समझ में आए, यही दिक्कत हो जाएगा। काटेंगे तो जरूरी, उसी तो लिख रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं ना, किसी को आपत्ति है कोई? नहीं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं फिर -1 बाई बी के ओ डी बी a to the power alpha b to the power beta is equals to -1 by c k o a c a to the power alpha b to the power beta। बताओ ये चीज समझ में आया? ठीक है, अब काट देते, सबको मन है तो हम लिख सकते हैं, हो गया कटाई। तो k मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन will be equal to rate constant of disappearance of A upon its stoichiometric coefficient. आएगा ही ना, ये इसका रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। जब सबका कंसंट्रेशन 1 है तो वो उसका रेट होगा। ये डिसअपीयरेंस है तो माइनस में जाएगा ये। अगर हम लोग नॉर्मल के ऑफ ए कर दे तो माइनस हट जाएगा। माइनस हटा के लिखेंगे क्योंकि के हम लोग पॉजिटिव ही रखते हैं, वो के उसमें इनकॉर्पोरेट हो चुका है। माइनस हटा, यहाँ से माइनस हटा के रखते क्योंकि ये ओ माइनस भी कट जाएगा। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? ये सब पॉजिटिव है, माइनस हटा दो क्योंकि वो इसमें इनकॉर्पोरेट है। जो के लेते हैं उसको पॉजिटिव रखते हैं। डी बाई डी टी रेट है, जब कंसंट्रेशन 1 है तब डी बाई डी टी के बराबर है। ऐसा समझ लो, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। के रेजिस्टिविटी है, डी बाई डी टी रेजिस्टेंस है। के इज रेजिस्टिविटी, डी बाई डी टी क्या है? रेजिस्टेंस। तो बाकी पैरामीटर्स बदलेंगे तो रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है, रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, के इज अ रिएक्टेंट प्रॉपर्टी, रिएक्शन प्रॉपर्टी। बट अगर कंसंट्रेशन बदल दिए, अगर एरिया बदल दिए तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, वैसे कंसंट्रेशन बदल दिए तो रेट बदल जाएगा। ये फाइनल रिलेशन समझ में आया सबको? अब ये रिलेशन को एकदम सिंपली फील कर सकते, जो पहला रिलेशन आया था -1 बाई ए डी ए डी टी इज इक्वल्स टू -1 बाई बी
dvdt इज इक्वल्स टू 1 बाई सी डीसी dt था वो, ठीक है। तो वो क्या था, रेट के लिए। k क्या है, स्पेसिफिक रेट। स्पेसिफिक रेट का मतलब जब कंसंट्रेशन यूनिटी हो, तो वहां पे कंसंट्रेशन यूनिटी कर दो। देखो उसमें भी क्या था, a के साथ 1 बाई a था, a का रेट के साथ 1 बाई a था, ये a का रेट ही है ये, बट कब रेट है, जब यूनिटी हो कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो वैसे ही हो गया 1 बाई a, 1 बाई b, 1 बाई c और रेट ऑफ रिएक्शन। यहां तक समझ में आएगी कि कंफ्यूज हो। k जो है पॉजिटिव होगा, k इज पॉजिटिव, k हमेशा पॉजिटिव होगा, रिएक्शन रेट है वो पॉजिटिव रखेंगे तो इसमें नेगेटिव लगाना। हाँ वहां से भी माइनस हटा दो, जब यहां से आएंगे तो माइनस हटा देंगे, यहां से जब यहां आएंगे ये k जो है माइनस को अपने में ले लिया है, माइनस को समा के रखा है वो, ठीक है, वहां से हटा दो माइनस। क्यों माइनस को समा लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो माइनस समा चुके हैं उसमें, डिसअपियरेंस से निकाल रहे हैं।